दोस्तों आज हम देख के आए हैं ओपेनहाइमर मूवी। क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड ओपेनहाइमर एक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के ऊपर बेसिक बायोपिक है जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। क्रिस्टोफर नोलन अपनी प्रीवियस मूवी में भी रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के बारे में कुछ ना कुछ हिंट ये बताते आए हैं, जैसे कि 10 मूवी में भी उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर का ही एग्जाम्पल दिया था। कोई भी एटॉमिक बम फोड़ने से पहले लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने मिशन की ओर फोकस रहते हैं और जब वो बम फटता है तो उसकी रोशनी में वो अपनी कामयाबी की चमक को देखते हैं। बट जब वो बम फट जाता है तो उनको मिलता है ज़िंदगी भर का गिल्ट, पश्चाताप और बोझ, जो कि करोड़ों लोगों की मौत जो उन्होंने करी है उसकी वजह से पैदा हुआ है। और यही चीज़ इस पूरी जर्नी में आपको दिखाई जाएगी कि ओपेनहाइमर ने कैसे बॉम्ब डेवलप करा, कैसे उन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया और जब वो हिरोशिमा नागासाकी में फोड़ा गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जो उनका गिल्ट आया उनके अंदर, वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहा। और इसी पहले बॉम्ब बनाने का स्ट्रगल और फिर उस बॉम्ब बनाने के कॉन्सिक्वेंसेस और उस तबाही को, उस जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती तबाही, उसको रोकने की उनकी कोशिश को इस मूवी में, इस 3 घंटे की जर्नी में दिखाया गया है। अगर क्रिस्टोफर नोलन मूवी ये नहीं बनाते तो मैं शायद कह सकता हूँ कि शायद लोग इतने ज़्यादा तादाद में इस मूवी को देखने नहीं जाते, लोग इतना ज़्यादा इसके लिए एक्साइट नहीं होते, क्योंकि और मूवीज़ की तरह भी उन्होंने इस मूवी को लीनियर फॉर्म में नहीं रखा है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है, इसके टाइम को और एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया है। एक टाइम पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कई सारे इवेंट्स साथ में चल रहे हैं और इस वजह से आप स्क्रीन पर एंगेज होते हैं, कहानी में इन्वॉल्व होते हैं और इसको समझने की कोशिश करने में ही आप बोर नहीं होते, क्योंकि ये एक प्रॉपर ड्रामा मूवी है। इसमें ड्रामा और डायलॉग्स हैवी मूवी है। और अगर आपको इस टाइप का सिनेमा नहीं पसंद, अगर आपको एक्शन या वही सब चीज़ें देखनी है तो शायद ये मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मूवी बेसिकली डायलॉग ओरिएंटेड है, करेक्टर एक दूसरे में बात कर रहे हैं, उसका ही मज़ा है। और जो इसका फिजिक्स और जो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट ही चला है पूरी मूवी में, या तो फिजिक्स चल रही या पॉलिटिकल एक्सपेक्ट ही दिखाया हो उस टाइम का मूवी में। तो अगर आप इन चीज़ों को अगर नहीं पसंद करते हैं तो ये मूवी आप डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं अलग अलग टाइमलाइंस के, उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए किलियन मर्फी के सिर्फ हेयर्स ही काफ़ी हैं, उनका बॉडी शेप ही काफ़ी है कि आप उनके लुक से ही समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट में चल रहा है या उनका यंगर वर्जन है या उनका ओल्ड वर्जन है। तो इससे ही आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है टाइम टू टाइम कि ये किस तरह की बात हो। कुछ में ब्लैक एंड वाइट आते रहते हैं बीच बीच में, बाकी पूरी मूवी कलर है और इसका मेन रीज़न ब्लैक एंड वाइट का दिखाने का आपको एंड में ही समझ में आएगा। मैं इस वीडियो के दौरान कोई स्पॉइलर नहीं, आपने देखा होगा कि इसके जो बॉम्ब ब्लास्ट का सीन है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है, क्योंकि जो इन्होंने इसके लिए छोटा रियल बॉम्ब भी फोड़ा है, तो जब वो फटता है तो उसके ग्राफिक्स को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी गई है और उसको बड़ा करके दिखाया गया है। इसके अलावा जब आप वो बॉम्ब फटेगा आपको समझ में आएगा कि आग की कैसे लेयर्स एक के ऊपर एक आती हैं, कैसे वो आगे बढ़ती है। तो बॉम्ब ब्लास्ट का सीन काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। इसके अलावा पूरी मूवी के थ्रू साउंड इफेक्ट्स डाले गए हैं। बॉम्ब के फटने के साउंड इफेक्ट्स आपको मूवी की स्टार्टिंग से ही टीज करे जाएंगे, वो जब भी बार वो आएगा आपकी चेयर हिल जाएगी। तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं, कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस, इनके हैवी डायलॉग्स, इसके अलावा दिल दहलाने वाले साउंड इफेक्ट्स और क्रिस्टोफर नोलन का ग्रिपिंग डायरेक्शन इस मूवी, इस 3 घंटे की जर्नी को आपको कम्प्लीटली एंगेज और अपने कुर्सी से बांधे रखेगा। अब अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पहले बात करते हैं किलियन मर्फी की। उन्होंने इस रोल को, ओपेनहाइमर के रोल को एब्सोल्युटली अमेजिंग तरीके से निभाया है। ओपेनहाइमर के हर फेस के हर इमोशन को कैमरे पे बिना किसी डायलॉग की भी किलियन मर्फी ने क्लियरली रिप्रेजेंट करके दिखाया है। इसके अलावा RDJ ने एक इतनी बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, जो लोग ये कहते थे कि उन्होंने अपना ही रोल प्ले करके टोनी स्टार्क का कैरेक्टर निभाया है और इस वजह से वो फेमस हुए। आप इस मूवी में उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे, एक कम्प्लीटली नए अवतार में उन्होंने अपने रोल को इस हाइट्स पे ले गए हैं कि किलियन मर्फी और RDJ गारंटीड इस बार के ऑस्कर नॉमिनेशंस में नॉमिनेटेड है। इसके अलावा इस मूवी में एमिली ब्लंट और मैट डेमन ने अपने पोर्शंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। इतनी बार वो स्क्रीन पर आते हैं, आप उनमें खो जाते हैं। उनके डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं और उससे बड़े तरीके से उन्होंने अपने डायलॉग्स को डिलीवर करा गया है। बाकी मूवी में फ्लोरेंस पग भी हैं, इनको आप ब्लैक विडो मूवी में देख चुके हैं, ब्लैक विडो की छोटी बहन के रोल में। अब ये नई ब्लैक विडो है, नई MCU की, तो इनका रोल छोटा है पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रोल है। शिकायत मुझे बस ये है कि जो भगवत गीता का हम डायलॉग सुनना चाह रहे थे, जब हमने रील्स में हर जगह देखा होगा कि ओपेनहाइमर कहते हैं नाउ आई बिकेम द डेड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द अर्थ, तो हमें पता था कि भगवत गीता का रेफरेंस मूवी में दिया जाएगा। और जब ये सीन आता है तो एक्चुअली
फ्लोरेंस पग टॉपलेस होती हैं और वो एक सेक्स सीन चल रहा होता है। तो एज एन इंडियन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि इस ड्यूरेशन में हम भगवत गीता को दिखाएं और ऐसी बातें जो एक हमारे इस ड्यूरेशन में हमें नहीं दिखानी चाहिए थी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब बात करते हैं हम इस मूवी के नेगेटिव एस्पेक्ट की। क्या इस मूवी में मुझे खराब लगा? इस मूवी की मेन दिक्कत मुझे ये लगी कि इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स, एक्चुअली पहली बात तो हम इंडियंस हैं, तो हम अमेरिकन के इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस को जानते नहीं है कि जितने इतने हर कुछ मिनट्स में तो कैमियो है, जो कि अच्छी चीज़ है, पर उन कैमियोज जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स को वो कैमियोज प्ले करते हैं, हम इतने पॉलिटिक्स को जानते नहीं है। तो जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स मूवी में दिखाए गए हैं वो एक बार में एब्जॉर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इतने ज़्यादा इवेंट्स जो फास्ट पेस पे दिखाते हैं वो भी एब्जॉर्व करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार को इंटरवल से पहले 15 से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था ग्रैब करने में कि इतने कैरेक्टर्स और इतने इवेंट्स एक बार में साथ प्लेस कर रहे थे। बट इंटरवल के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हुआ और मूवी फिर मैं दोबारा शुरू होती है, तो फिर वो ग्रिप अपने आप ही बन जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँ तो मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार। ये क्रिस्टोफर नोलन की बेस्ट मूवी तो नहीं कहूँगा, पर वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ कहूँगा। टॉप 5 में ये डेफिनेटली प्लेस करेगी। एंड अब क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो एक बार में पूरी तो समझ में आएगी नहीं, आपको कम से कम कुछ बार तो उसे देखना ही पड़ेगा। जितनी बार आप देखेंगे और मूवीज़ की तरह क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी हर बार आपको कुछ नया देखे जाएगी। लास्ट में आपको यही टिप दूंगा कि इस मूवी को देखने से जाने से पहले आप एटलीस्ट ये जरूर देखे जाइएगा कि कम्युनिस्ट लोग कौन होते हैं, क्योंकि इस मूवी में 5,33,474 बार सिर्फ कम्युनिस्ट वर्ड ही यूज़ करा गया है, चाहे आप इंग्लिश वर्जन देखें चाहे हिंदी वर्जन देखें। सो थैंक यू वेरी मच। और मूवीज़ की रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।